इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पर तो साइलेंट है, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। पाकिस्तान की सेना ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद नोटम जारी किया है। इस नोटम के जरिए पाकिस्तान की थल, वायु और जल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नोटम जारी करने का मतलब है तनावपूर्ण सीमा क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रतिबंध सुनिश्चित हो और सुरक्षा प्रोटोकॉल में इजाफा हो। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी चल ही रही है। इधर पाकिस्तानियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तानी इस बात से डरे हैं कि क्या दिल्ली ब्लास्ट केस में पाकिस्तान की भूमिका फिर से साबित होगी। दिल्ली ब्लास्ट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री ने पूरे मामले में तह तक जाकर जांच कराने की बात कही है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई अब पाकिस्तान का डरना बहुत लाजमी भी है। पाकिस्तान का डरना जरूरी है और पाकिस्तान को डर इस बात का है कि कहीं इस बार दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए तो फिर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान देख चुका है भारत की ताकत, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत। बदला जरूर लेंगे, पीएम मोदी ने कह दिया है। नियंत्रण रेखा के उस पार भारत की किसी भी संभावित कार्रवाई के डर से लोग सहमे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी व पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी लगातार पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी में बैठकों में बिजी दिखाई दिए। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तानी सेना की उकसावे वाली कार्रवाई पर उसके कई एयरबेस को निशाना बनाकर खासा नुकसान पहुंचाया था। पहलगाम के बाद भारत ने अपनी नीति में साफ कर दिया था कि आतंकी हमले को भारत पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के एलओसी से सटे क्षेत्रों में इस बात का डर है कि अगर इस हमले में भी पाकिस्तान की साजिश सामने आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से कार्रवाई से नहीं चूकेगी। इससे खौफ खाए पाकिस्तान ने सीमा से सटे कुछ क्षेत्रों में हवाई मार्ग भी अपना बंद किया हुआ है। तो भाई बड़ी खबर भी आपको बता दूं, इसके बीच एक तरफ पाकिस्तान में डर का माहौल है ही, लेकिन बड़ी खबर, भूटान दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान से लौटते ही एलएनजेपी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली धमाके के घायलों से मुलाकात की। दोषियों का हिसाब होगा, ये पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है और साफ तौर पर कह दिया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। इसके अलावा एनआईए और आईबी चीफ के साथ शाह की मीटिंग, लाल किले को भी टारगेट करने की पूरी प्लानिंग इस हमले में थी। भविष्य की जंग के लिए तैयार उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से बहुत सशक्त और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ बढ़ रहे, ये कहा है उपेंद्र द्विवेदी ने। 300 किलो विस्फोटक की तलाश, नेपाल के रास्ते भारत आया विस्फोटक। 11 दिन में यूनिवर्सिटी में 11 दिन से कार खड़ी थी i20 कार। कौन सी कार? ये वही कार है जिसके जरिए ब्लास्ट हुआ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये कार खड़ी हुई थी। दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन भी इस बीच निकलकर सामने आया है। उमर शकील ने तुर्की की यात्रा भी की थी। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, पूरी डिटेल में इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इस बारे में पीएम ने अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान से दिल्ली वापस आए। वे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पीएम मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने घायलों से उनका हाल जाना। ये वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं और जहां प्रधानमंत्री ने पहुंचकर घायलों से उनका हाल जाना, उनको ढांढस बंधाया और उनसे बातचीत की, उनसे जाना समझा। सीधे एलएनजेपी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से
सीधे एलएनजेपी। मोदी आज भूटान से लौटे और एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी पहुंचे और अब जाहिर है पाक में पैनिक बटन ऑन है, युद्ध का खौफ है और बदला जरूर लेंगे पीएम मोदी। इसका इंतजार अब पूरे देशवासियों को है और पाकिस्तान का डरना जरूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान के किस तरीके के इरादे होते हैं, कैसे नापाक इरादे होते हैं, इसको पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानता है, बहुत अच्छे से खुद समझता है। इसीलिए शायद पाकिस्तान के होश वाख्ता है। और एक और खबर आपको बता दें, कार का नया एक सीसीटीवी भी सामने आया, क्योंकि इस बीच लगातार सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। धमाके का एक नया सीसीटीवी भी सामने आया, दिल्ली कार ब्लास्ट का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो उस वक्त का है जब ब्लास्ट हुआ था। वीडियो में एक i20 कार नजर आई जो पार्किंग से निकलते ही ब्लास्ट हो जाती है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और नए सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये पैनिक में किया गया अटैक है और टारगेट कुछ और था। ब्लास्ट का असर पूरे इलाके में देखा गया। लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार धमाके का वीडियो पहली बार सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में वो मंजर कैद हुआ जब विस्फोटक लदी कार में जोरदार धमाके ने 12 लोगों की जिंदगी छीन ली और बहुतों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो एक नया वीडियो भी सामने आया है कार का। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह धमाका हुआ है। 10 नवंबर 2025 का दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं और पहला एक और नया वीडियो भी i20 कार का सामने आया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, नया अपडेट। पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। डॉक्टर सुहेल अहमद को शोपिया से हिरासत में लिया है और डॉक्टर जहूर नायक को कुलगाम से पुलिस ने पकड़ा है। ये जो पूरा घटना हुई है, जो पूरा अटैक हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे जो दहशतगर्द हैं वो सबके नाम के आगे डॉक्टर लगता है और जो डॉक्टर नहीं बल्कि आतंकी हैं। एक संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार जो भारत एक्सप्रेस के कैमरे में भी कैद हुई थी, वो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी। फरीदाबाद पुलिस ने कार को बरामद किया। फरीदाबाद की खंडावली से इस कार को बरामद किया है। ये वो तस्वीर देख सकते हैं कार की आप। खंडावली गांव के पास से ये कार मिली है, इसकी तलाश थी और अब पुलिस ने इसको बरामद कर लिया है। साथ ही साथ 2 और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। कुलगाम से जहूर नायकू की गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कुल मिलाकर 2 डॉक्टर जिनको अब पकड़ा गया है, क्योंकि ये जो पूरी साजिश रची गई, इसके पीछे डॉक्टर्स का नाम, और वो डॉक्टर्स कहलाने लायक नहीं, क्योंकि वो साजिशकर्ता आतंकी थे। खैर, एक और कार मिली है, एक i20 कार जो उस ब्लास्ट में उड़ गई और एक ये कार जिसकी तलाश थी पुलिस को। आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस के कैमरे में ये कार कैद भी हुई थी। थोड़ी देर पहले हमने आपको इसकी पूरी जानकारी भी दी थी और अब ये कार पुलिस ने फरीदाबाद के खंडावली से बरामद कर ली है और खंडावली गांव के पास ये कार खड़ी मिली है। ये 2 तस्वीरें और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं कार का, क्योंकि अब जब ये ब्लास्ट हो गया उसके बाद सीसीटीवी जाहिर है खंगाले गए होंगे तो नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, i20 का एक वीडियो और दूसरा वीडियो धमाके का नया वीडियो दिखाई दे रहा है। दिल्ली डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भविष्य का युद्ध तकनीक और जमीन दोनों से मेल से तय होगा। भारतीय सेना ह्यूमन एम्प्लीफाइड बाय एआई की दिशा में बढ़ रही है, जहां सैनिक और मशीन साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की जंग के लिए हम तैयार हैं। I'm happy to know that Industry 4.0 has moved to Industry 5.0. What was 4.0? 4.0 when the AI, quantum and all this was being talked about. But the 5.0 has realized that the rebalancing is required to bring in the human element. That is, technology is there not to replace human but to support them. What it means, it's a melange of the ecosystem and the technology. Both have to meet. Now, why it is important for us, especially for the Indian Army, because as far the Mask of War book is concerned by Carl Bilder, it says the USPs which are there for the Air Force is of course the technology and for the Navy its platform. But in case of Army, it's always the word over is the human resource. That's why this Industry 5.0 is music to my ears, because we are looking at human-centric technology adoption.
We look at humans amplified by AI. Therefore, the creativity, the empathy factor, problem solving, turning data into decisions must remain as a kind of a control of the human being. तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात का जिक्र भी किया। और देखिए, भूटान से आतंकियों के आकाओं को पीएम मोदी ने सीधी सीधी वार्निंग भी दी थी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान से आतंकियों के आकाओं को पीएम की वार्निंग। याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरीके से आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाया, उनके पूरे परिवार को जमींदोज कर दिया, ये देखा था। और एक बार फिर अब भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के आकाओं को वार्निंग दी है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र के तह तक जाएंगी, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां षड्यंत्र की तह तक जाएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान डरा हुआ है। क्या क्या वजह है भारत फिर से हमला ना कर दे? एक बहुत बड़ी वजह यह है मोदी का कड़ा रुख। और एक और बात, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, ये बात बार बार भारत कह चुका है। पहलगाम जैसा बदला भारत लेगा तो पाकिस्तान कहां बचेगा? आतंकी हमला, एक्ट ऑफ टेरर, ये वो 5 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के होश फाख्ता है, पाकिस्तान डरा हुआ है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा रुख, ये बात पाकिस्तान जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जो बात बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, इसीलिए एक ये वजह। दूसरी वजह देखिए, भारत फिर हमला ना कर दे, भारत फिर से हमला ना कर दे, ये डर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये बात हम पिछले 4-5 महीने से लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। पहलगाम जैसा बदला ना ले, ये चौथी वजह है। और 5वीं वजह, आतंकी हमला, एक्ट ऑफ टेरर, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी किरकिरी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पूरी दुनिया जानती है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान, आतंकिस्तान क्यों डरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा रुख, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जो बात कहेंगे मोदी वो करके दिखाएंगे। भारत फिर से हमला ना कर दे, भारत ने पहले एक करके दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर, ये तीसरी वजह है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पहलगाम में जैसा बदला भारत ने लिया वैसा फिर से ना ले। कैसे कांप रहा पाकिस्तान? नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। जी हां, एक नोटम जारी किया गया है। वायुसेना, नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए पाकिस्तान में पहले ही इस पर बात हो गई और ये कह दिया गया है रेड अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी एयरबेस और एयरफील्ड। ये इसलिए नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम ये जारी कर दिया गया है, इसलिए जारी कर दिया गया है क्योंकि डर है पाकिस्तान को, कांप रहा है, हरकतें ऐसी हैं पाकिस्तान की, इसीलिए वायुसेना, नौसेना को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को बोल दिया गया है। रेड अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी एयरबेस। कैसे कांप रहा है पाकिस्तान, ये हम आपको बता रहे हैं। नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसके चलते अब हर तरीके से, हर तरह से, ये देखिए, ये बॉर्डर की हलचल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो बॉर्डर है वहां पर हलचल दिखाई दे रही है। भारत पूरी तरह से सशक्त है। आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा भारत सशक्त है, तकनीक से लैस है। ये आज का भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ये बात भारत कई बार कह चुका है और पाकिस्तान का जो डर है यही बात बताता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के अलग अलग बयान हैं। प्रधानमंत्री ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते। और त्रिशूल, एक्सरसाइज त्रिशूल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय सेना है पूरी तरीके से तैयार है। कल की ही अगर बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में भी इमरजेंसी प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे ये तय है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से अब तैयार है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये बयां कर रही है वो खबरें पाकिस्तान की जो हमने आपको बताई कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। अब ये तस्वीरें देखिए आप जरा, किस तरीके से जो सेना है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सभी तैयार हैं। बस एक बार उनको ये कहना है कि जाकर पूरे तरीके से ऐसा जवाब दो जिसके बाद भारत की तरफ देखने की इन आतंकियों की हिम्मत ना होने पाए। बस इंतजार उसका है। लेकिन किस तरीके से ये एक्सरसाइज त्रिशूल किस तरीके से की जा रही है, बॉर्डर पर किस तरह की हलचल है, ये भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, ये उस हलचल की वो तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पाकिस्तान को बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारत
तैयार है हमेशा, तकनीक से लेस है। भारत आज वो भारत है जो घर में घुसकर मारता है। तो ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं हलचल की, क्योंकि अब हलचल है। चलिए, पाकिस्तान कनेक्शन कैसे निकल कर आ रहा है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद, जमातुल मोमिनात जैश का महिला विंग उसे बताया जा रहा है। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड है, यह बताया जा रहा है। सादिया का पति कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, ये वो तमाम नाम है। फरीदाबाद में डॉक्टर शाहीन, फरीदाबाद की भारत में एक्टिव। डॉक्टर शाहीन के पास भारत में भर्ती की जिम्मेदारी थी और डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है, इसलिए ये तार जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। जमातुल मोमिनात जैश का महिला विंग और मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड है। और अब तो मसूद अजहर के भाई का नाम भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं सादिया का पति कंधार हाईजैक का मास्टर। तो चलिए अब तस्वीरों पर वापस आते हैं। ये देखिए किस तरीके से तैयार है भारतीय सेना और पूरी तरीके से अलर्ट, आतंकियों को एक बार फिर से सबक सिखाने के लिए, उनको जमींदोज करने के लिए, आतंक के आकाओं को ये बताने के लिए कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी, भारत अब बहुत सशक्त है। ये वो तस्वीरें हैं, किस तरीके से बॉर्डर पर हलचल है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये देखिए किस तरीके से, क्योंकि भारत आज का जो भारत है उसके पास सब कुछ है। मेड इन इंडिया की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिली। और कैसे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की हलचल है इस वक्त। और पीएम मोदी के बयान के बाद कैसे हलचल तेज हुई है बॉर्डर पर। एक तरफ सीसीएस की बैठक जारी है, सीसीएस की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे जाहिर है, लेकिन उस सब के बीच हलचल भी। अब देखिए लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली है। ये शाहीन आतंकी संगठन जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान से कनेक्शन इसका सीधे सीधे जुड़ रहा है। भारत में महिला विंग तैयार करने का इसको जिम्मा मिला हुआ था। जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात मसूद अजहर की बहन सादिया विंग की हेड और सादिया का पति जो था वो कांधार, यूसुफ कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ रहा है और पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, इसकी वजह यह है आतंकी संगठन ने इसको सीधे जिम्मा दिया था। आतंकी संगठन जैश की महिला विंग से जुड़ी है और भारत में महिला विंग तैयार करने की जिम्मेदारी इस आतंकी महिला को दी गई थी, इसलिए पाकिस्तान से सीधा सीधा कनेक्शन यहां पर जुड़ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान में हलचल है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत अब छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए लखनऊ की लाल बाग की रहने वाली, इसके घर से भी काफी कुछ सामान मिला। डॉक्टर नहीं, आतंकी महिला, जिसको भारत में महिला विंग तैयार करने का जिम्मा मिला। फरीदाबाद से ब्लास्ट तक देखिए 18 मार्च 2024 को गाड़ी बिकी, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका दिखा रहे हैं। सलमान ने उसके बाद ये गाड़ी एक कंपनी को बेच दी थी, कई बार रीसेल हुई है ये गाड़ी। देवेंद्र ने फरीदाबाद में सचिन को इस गाड़ी को बेचा, ये i20 की बात कर रही हूं मैं। उसके बाद सचिन ने पुलवामा में तारिक को ये गाड़ी बेची, तारिक ने पुलवामा के उमर को ये गाड़ी बेच दी है। वही i20 जो ब्लास्ट हुई, ब्लास्ट में जिसका इस्तेमाल हुआ, सोमवार 10 नवंबर को धमाके में इसका इस्तेमाल हुआ। कार उमर चला रहा था, अभी भी इसकी पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसकी मां का डीएनए लिया गया है, उसके बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। 18 मार्च 2024 को पहली बार ये गाड़ी बिकी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख रहे हैं। सलमान ने एक कंपनी को ये गाड़ी बेची, कंपनी ने डीलर देवेंद्र को ये गाड़ी बेची, देवेंद्र ने फरीदाबाद के सचिन को ये गाड़ी बेची, सचिन ने पुलवामा के तारिक को बेची और तारिक ने उमर को ये गाड़ी बेची। और उमर उस वक्त ये गाड़ी चला रहा था, 10 नवंबर को इसका इस्तेमाल हुआ, 10 नवंबर 2025 को। और उमर चला रहा था, ये भी अभी पुष्टि इस बात की इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो था उसमें उसके भी चीथड़े उड़ गए। अब डीएनए के जरिए, क्योंकि उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो उमर था या कोई और था। लेकिन ये जो कार थी, ये जो i20 थी, ये कैसे बार बार बिकी और बार बार बिकने के बाद ये कैसे अलाफला, वो एक यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक खड़ी रही, 11 दिन तक, और उसके बाद जो है उसको 10 नवंबर का उसको इस्तेमाल हुआ। 3 घंटे ये कार पार्किंग में उमर था। क्या कर रहा था? 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा उमर, 3 घंटे तक ये पार्किंग में बैठा रहा। कहा यह जा रहा है 1 सेकंड के लिए ये बाहर नहीं निकला है। उसके बाद चेहरे से एक बार भी इसने मास्क नहीं हटाया, मास्क था इसके चेहरे पर। 3:19 पर इसने एंट्री की और उसके बाद 3 घंटे तक ये उस पार्किंग में बैठा रहा। और
आप देखिए, सलमान ने नदीम, नदीम से ने डीलर, डीलर से आमिर, आमिर से तारिक को ट्रांसफर, तारिक से उमर ने इस कार को खरीदा। ये पूरी कार की हिस्ट्री है। सलमान ने नदीम को बेची, नदीम में डीलर को बेची, डीलर से आमिर ने खरीदी, आमिर से तारिक को ट्रांसफर हुए, तारिक से पुलवामा के उमर ने खरीदी। और उमर इस गाड़ी में था, जैसा कि अब तक कहा जा रहा है। लेकिन फिर आपको क्लियर कर दूं कि उमर की मदर का जो डीएनए सैंपल लिया गया, उससे इस बात की पुष्टि हो गई। लेकिन कार देखिए कैसे कैसे कितने लोगों ने खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, और तब जाकर उमर ने उसको लास्ट में खरीदा और फिर ये गाड़ी ब्लास्ट में उड़ गई। और इस दौरान पार्किंग में 3 घंटे तक ये रहा। दिल्ली ब्लास्ट के बड़े सवाल, लाल कैसे फरीदाबाद से गायब हुआ था आतंकी डॉक्टर उमर, क्योंकि बाकी तो सब तो गिरफ्तार हुए। क्यों आतंकी उमर ने गाड़ी के अंदर मास्क पहना हुआ था? कैसे गाड़ी के अंदर इतना विस्फोटक पहुंचा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या I-20 से कहीं और विस्फोट करने का प्लान था? क्या पूरी दिल्ली को सैनिटाइज कर दिया गया है? उमर और मुजम्मिल कितना विस्फोटक लाए थे? ये वो बड़े सवाल हैं। क्या देश में अभी भी और धमाकों का खतरा है? क्या लाल किले धमाके में किस केमिकल का इस्तेमाल? कैसे फरीदाबाद से आतंकी डॉक्टर उमर गायब हुआ था? चलिए, कब कब अमोनियम नाइट्रेट से आतंकी हमले हुए हैं? ट्रक में 2300 किलो ANFO से हमला, जिसमें 168 लोग मारे गए, 950 जख्मी हुए। यह अप्रैल 1995 की बात, ओक्लाहोमा अमेरिका की बात है, जब अमोनियम नाइट्रेट से यह हमला हुआ और इसमें 168 लोगों की जान गई थी। ये अप्रैल 1995 की आपको बात बता रहे हैं। इसी का इस्तेमाल इस दिल्ली ब्लास्ट में भी हुआ है। इसके बाद जुलाई 2011 मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। अलग अलग जगह पर 3 धमाकों में ANFO का इस्तेमाल, और जिसमें 27 लोग मारे गए थे और 127 लोग जख्मी हुए थे। 2011 मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट, वहां पर भी इसका इस्तेमाल हुआ। 18 जगह पर 23 धमाकों में ANFO का इस्तेमाल, 57 की मौत, 160 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसका इस्तेमाल कब कब हुआ, ये मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा 2012 पुणे ब्लास्ट, कम तीव्रता वाले कई विस्फोट में ANFO का इस्तेमाल, 6 में से 4 बम पूरी तरह फटने में नाकाम, बड़ी तबाही टली, किसी की मौत नहीं। 2012 में पुणे ब्लास्ट भी हुआ था। लेकिन ये आप यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि इनको नाकाम कर दिया गया था, किसी की मौत नहीं हुई थी। डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क, ये देखिए, डॉक्टर्स नहीं आतंकी हैं ये सब। डॉक्टर अदील अहमद अनंतनाग, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा, इसके अलावा देखिए डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ, मोइनुद्दीन सैयद लखनऊ, डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा। ये 5 आतंकी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनको डॉक्टर कहना बहुत बेमानी होगा। डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग से में लॉकर से AK-47 इसकी बरामद हुई। मुजम्मिल की बात करें, 360 किलो विस्फोटक राइफल, टाइमर्स, बैटरी, कारतूस जब्त। कार से राइफल्स और कारतूस जब्त हुए हैं इस शाहीन के। और ये आतंकी उमर ब्लास्ट वाली कार में ये दिखा था, तो ये इनके पास से बरामद हुआ है। तो ये किस बात के डॉक्टर हुए? डॉक्टर्स कहना इनको डॉक्टर्स का अपमान है, ये आतंकी हैं। देखिए, उमर अल नबी डार पुलवामा का रहने वाला है, फरीदाबाद में इसका ठिकाना। इसके अलावा इसके बारे में और बताते हैं, तारिक के नाम पर धमाके वाली कार इसने खरीदी थी। कार में हुए धमाके के बाद से अब इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए बार बार यही समझा जा रहा है कि यही था गाड़ी के अंदर भी। खैर, अब DNA सैंपल जो है वो भेज दिया गया है, एम्स में उसकी जांच होगी। और देखिए इस बीच ये तस्वीर, मुस्तैद सेना, वो सेना जो हम सब की रक्षा करती है। और अब भारत में भी हलचल देखने को मिल रही है, सीमा पर हलचल देखने को मिल रही है, बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारे कयास, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी है, ये खुद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है। और उसके बाद ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन जो सेना के जवान हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ आप तक भारत एक्सप्रेस के जरिए पहुंचेगा। ये पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।